सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर आपको फौरी तौर पे ज़रूरत है इस टाई को रिटायर कर देने की। उसकी वजह ये है कि लास्ट टाइम जब आपने पहनी तो मैंने ऑन एयर ही कहा कि ये कोई आपका दूसरी शादी का प्लान तो नहीं बन रहा। बाद में मुझे गिल्ट भी हुआ कि यार ये पता नहीं क्यों मुझे ही ऐसा तासुर मिला है। लेकिन आज हमारी अभी थोड़ी देर पहले एक और दोस्त से मुलाकात हुई, उन्होंने भी आपको पहली बात यही की। सो ये जो वाइब आपकी जा रही है ना इस टाई के साथ, ये बड़ी ख़तरनाक है। सर देखें, जो बंदा सर अपने आप से बड़ा सिक्योर हो ना वो इस किस्म के रिस्की काम करते हैं सर फिर। और मैं सर, आपको पता है सर, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ना एक फ़ैसला किया है कि अब रिस्क टेकर बनना है सर। क्योंकि सर मैंने सुना है, किसी बुज़ुर्ग ने बताया था कि यार जब तक बंदा रिस्क नहीं लेता ना तो कुछ नहीं कर पाता। तो मैंने कहा आपने कितने को रिस्क लिए? कहते मैंने ज़्यादा नहीं लिए लेकिन मैं हो भी ऐसा ही। तो तुमने रिस्क टेकर बनना सर। मैं ये आज एक बड़ा हल्का तजुर्बा है उस चीज़ का सर। ये बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, आपको ये एहसास होता है कि जितना मैं पहले घबराता था कि ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, सो आप इस नतीजे पर पहुँचते हो कि जो होना होता है वो हो जाता है और ज़िंदगी गुजर जाती है। सो अब लेने हैं रिस्क, अब लेने हैं लुत्फ। बिल्कुल सर। और जब इर्द गिर्द आपके एक भरमार हो ऐसी चीज़ों का जो आपसे कंट्रोल नहीं हो सकती, ख़ास तौर पे जहाँ हम हैं, तो फिर तो बंदा कहता है यार कि उड़ते तीर आने दो, पूरा आने दो। तो वैसे तो आपने भी आज कोट पहना है सर, तो ये भी एक आप भी कुछ सिग्नल कर रहे हैं, आप थोड़ा फॉर्मेलिटी पे आ रहे हैं सर। उसकी वजह ये है कि मैं जब यहाँ पे आपके साथ बैठता हूँ तो मैं सांसे कमतरी का शिकार हो जाता हूँ। तो मैंने अभी कोट से आगाज लिया है सर। एक दिन आएगा सर, दोनों भाई टाई पहन के बैठेंगे इंशाल्लाह, फिर मैं भी कुछ बात से शुरू करते हैं सर। तो क्रिकेट से शुरू कर लेते हैं। कल के रोज एक मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का। अब सर ये इतनी अजीब सी बात थी कि मुझे जब पता चला मैंने कहा यार बड़ा मज़ा आएगा, सब देखेंगे। कोई इतनी व्यूअरशिप शायद नहीं थी क्योंकि लोग इससे आगाह ही नहीं थे कि यार इंडिया पाकिस्तान को मैच हो रहा है। ये ऑब्वियसली हमारी जो नेशनल साइड्स हैं उनका मैच नहीं था, ये एक चैम्पियंस का मैच हो रहा है, मतलब ओल्ड प्लेयर्स का एक सीरीज़ हो रही है जिसके अंदर तमाम ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, इंडिया भी है। तो कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी हमारे बाबूज़ की। तो कुछ प्लेयर्स जो मैं ले सकता हूँ, एक तो वो कामरान अकमल था आई थिंक, जिन्होंने ओपन किया था उसके साथ शर्जील के साथ, उसने बहुत मारा। फिर शुएब मलिक भी ठीक खेल गया और बैटिंग बड़ी थी ना, शुएब मकसूद बड़ा अच्छा खेल गया। और हमने स्कोर जो था वो कहते 230 डाल लिया सर। बड़ा स्कोर होता है 230, और 243 आई थिंक था लास्ट। 20 ओवर के मैच में 243 पाकिस्तान कर जाए, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। लेकिन इसमें एक सिरे में डालना चाहूँगा बात कि ट्रू टू हिज नेचर एंड टैलेंट, जिस तरह उनका स्टाइल है वो उससे हटे नहीं। शाहिद अफरीदी साहब है, आए घुमाया, आउट हुए वापस। सर वो उनको ना इस पे तारीफ बनती है। उसकी वजह ये है कि वो जब आए तो मेरे ख्याल में 4 या 5 गेंदें रह गई थी। सो उस वक्त वो चाहते तो आराम से 1-2 बॉल्स खेल के अटेम्प्ट करते, लेकिन सेट कर लेते, लेकिन उन्होंने अपनी विकेट की परवाह नहीं की, उन्होंने पहली पे घुमाई। सो यही तो हम चाहते हैं अपनी नेशनल साइड से, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि कल परसों हमने इसी शो पे बैठ के जब इस टूर्नामेंट का जिक्र किया तो हम बड़े खुश हुए कि अच्छा शुएब मलिक भी खेल रहे हैं, यानी शुएब मलिक मान गए हैं कि अब वो वेटरन है। बिल्कुल सही, इतनी अच्छी बात। लेकिन ये जो सुहेब मकसूद और शर्जील है ना, इनका मुझे दुख हुआ क्योंकि ये तो अभी तक मेरा ये ख्याल था कि ये थोड़ी सी मेहनत करें तो पीएसएल में वापस आ सकते हैं। खैर कोई पाबंदी नहीं है इन पे पीएसएल खेलने की, लेकिन ये शायद अभी वेटरन्स नहीं हुए। इनकी एक की 37 है, एक की 34 है। बिल्कुल। तो वो उस तरह से तो मैं तो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से अपनी प्राइम में है अभी। तो बाकी सर बेहतरीन। कल वैसे मैं साइड नोट पे जिक्र करता जाऊं कि यूरो भी चल रहा है फुटबॉल का, तो उसमें इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड का मैच था जो कि इंग्लैंड जीत गया पेनल्टीज़ में। उससे पहले जो पोर्चुगल का मैच था वो ज़रा सैड इसलिए था कि पोर्चुगल का मैच जो था पोर्चुगल भी पेनल्टीज़ पे हार गया। लेकिन ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी, जो आप एज की बात करें, ही इज़ 39, तो ये उसका आखिरी यूरो था, तो वो बड़ा सैड था। तो उसमें मैंने कहा थोड़ा फुटबॉल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा फुटबॉल का भी जिक्र करते हैं तो कोई हर्ज नहीं। सर इसलिए भी देखें कि क्रिकेट कितनी सुपीरियर गेम है कि ये तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो था जो कि दुनिया के फिटेस्ट लोगों में करार होता है, और ये 39 तक पहुंचा है, वरना अमूमन फुटबॉलर्स 39 तक नहीं पहुंचते, गोटे छोटे फारग हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि जो आप 45 तक बहुत आराम से खेल सकते हैं। और 45 के बाद आप जो आपके घर का मुतलका ग्राउंड है, अब आसपास जब बच्चे खेल रहे होते हैं, आप वहाँ जाके भी घुसते हैं थोड़ा सा कि 1 मिनट मैंने चेक करें जरा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। खेली खुली आपने ना हो, ये भी क्रिकेट की खूबसूरती है कि आपको आती भी ना हो ना, आप तासुर दे सकते हो।
कि क्योंकि यहाँ पे असल में दो तरह की क्रिकेट होती है, एक खेलने वाली, एक देखने वाली। यहाँ देखते भी बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट है लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह मौसीकी में जो मकाम गाने वाले का है ना, तकरीबन वही मकाम अच्छा सुनने वाले का है, उसको सुनवैया कहते हैं। तो इसी तरह क्रिकेट अच्छी देखना भी एक काम है। और सर बाकी सर आप शुएब मलिक की जिक्र कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है सर। मुझे लग रहा है लेकिन कि ये सिर्फ ट्रायल था उनकी, वो भी जैसे आपकी और मेरी किट इस्त्री हुई पड़ी हुई ना, उनकी किटें इस्त्री हुई पड़ी हैं। वनडे, T20 और टेस्ट की तीनों की तमाम वो हर वक्त तैयार है। बिल्कुल। तो सर अच्छा, बस आगे चलते हैं। तो सर वो हमेशा कहा जाता है कि जब कोई शख्स अच्छा काम करता है ना, तो उसको ना दीगर और जगहों से ना शाबाशियाँ मिलती हैं उसको। सब लोग फ़ोन करके कहते हैं यार वेल डन, बहुत ही आप लकी हो तो आपको कोई तमगा मिल जाता है, कोई मेडल शेडल, या यहाँ पे तो एक रिवाज है कि आपके नाम एक सड़क हो जाती होती है। तो लेकिन जब आपको बाहर से लव ना आ रहा हो ना सर, तो आप इंटरनली फिर ना थोड़ा सा प्यार बांटते हैं, एक दूसरे आपस में ही कर लेते होते हैं आप। तो सर पंजाब गवर्नमेंट की कुछ ऐसी कैफियत है, हमारे पास 3 मुख्तलिफ खबरें हैं जो एक ही चीज़ को पॉइंट टूवर्ड्स करती हैं कि एवरीथिंग इज़ ग्रेट, गुड जॉब जो है ना, वो ये अंगूठा जो है ना सर ऐसे है पंजाब गवर्नमेंट के वाले से। पहली खबर सर मैं बताता चलूँ कि हमारे हाथ एक इनवॉइस लगी, रिसीट लगी। वो एक मोबाइल फ़ोन का जैसे ही होती हैं शॉप्स, उनकी एक इनवॉइस थी और उस पर लिखा हुआ था हमारा जो ओम्बुड्समैन का टू द जो भी जिसके नाम था। तो यार ये वो दफ्तर होता है जो मोतसिब होता है, जो इस किस्म की चीज़ों के लिए उनको रेफ़र किया जाता है। वो चीज़ें ज़ाहिर है उनको कोई रिक्वेजिशन आई होगी तो उन्होंने आगे जाके पता किया हो, कोटेशनें क्रिएट हुई होंगी, बड़ी चीज़ें हुई होंगी जिसके एंड में चीज़ हुई। तो सर आपको सुन के बिल्कुल हैरानगी नहीं होगी कि मेरे ख्याल में 4 सैमसंग अल्ट्रा 24 और को 5 एक आईफोन्स जो हैं और वो सारे 512 GB और सारे मतलब टॉप ऑफ द पॉप्स मतलब ये टॉप ऑफ द लाइन फ़ोन है फॉर टॉप ऑफ द लाइन पीपल। तो सर 76 लाख इसकी 76 लाख कुछ कुल इसकी वैल्यू है इन 9 मोबाइल फ़ोन्स की, जो कि 9 मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को जा रहे हैं फ़ोन्स जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है। लोगों ने बड़ी तनकीद की कि यहाँ पे टैक्सेशन इतनी हो रही है, टेक होम सैलरियाँ लोगों की कम हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आप यहाँ पे पता नहीं लाखों रुपए के 76 लाख रुपए के तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए के आप फ़ोन ले रहे हैं, क्या हो गया आपको? तो मैं कहता हूँ लोगों को पता नहीं है क्या ये बोल क्या रही है ये। सर देखें सर, ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना हमारी, वो एक पहिया चलता है। उनका मूड ना ठीक हो या उनके पास वो हथियार ना हो, जैसे मोबाइल फ़ोन भी सर हथियार होता है ना, मतलब आप उस पर काम भी कर सकते हैं, किसी की तरफ भी फेंक सकते हैं, लेकिन दोनों सूरत में एक हथियार है और वैसे टूल है ना, टूल है बेसिकली। वो टूल्स उनके पास जब नहीं होंगे तो वो कैसे मुल्क के अंदर बेहतरी लाएंगे, चीज़ें बेहतर करेंगे? तो मुझे तो इसमें कोई मसला ही नज़र आया। बिल्कुल सर, कोई इसमें मसला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर है अगर हम जिस तरह चाह रहे हैं कि हम एक टेक जायंट बने तो टेक जायंट हम तभी बनेंगे ना कि जब हमारे पास टेक होगी सर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस तरह से आपने कहा कि ये टॉप ऑफ द लाइन पीपल है, तो जाहिर है जब हमने टेक की फराहमी शुरू करनी है तो टॉप ऑफ द लाइन के पास पहले जाएंगे और जो निचले लोग हैं, कमतर जो लोग हैं उनके पास ये बाद में आएंगे। तो ये ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। दूसरा देखें सर कि लोग इस पे हो रहे हैं। अब देखें सर, एक ये जो मोबाइल फ़ोन होता है, एक अच्छा इस नौयत का मोबाइल फ़ोन जो होता है, उसकी एक लाइफ होती है 4-5 साल चल जाता होता है। मतलब इन्हीं मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के जो पिछले मॉडल हैं, अभी भी अगर आप उनमें से उनका कुछ 10 साल पुराना भी ले लें, वो चल जाएगा, आप कनेक्टेड रहेंगे, उसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अब देखिए ये फ़ोन्स की लाइफ भी चले नाना करते हुए भी लेट से 4-5 साल होगी, तो सर जब ये रिटायर करेंगे तो निचली जो खेप आएगी उनके पास भी ये फ़ोन्स आ जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है सर। ये देखें आप सर, ये खबर और इसके बाद जो कनेक्टिंग 2 आपने मज़ीद खबरें देनी है, मुझे अंदाज़ा है वो कौन सी हैं। सो इन सब में ये चीज़ जो है ना सच साबित होती है कि आप इसमें ना करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। उसकी वजह ये है कि मतलब जिस तरह आपको याद होगा जब पंजाब असम्बली की तज़ीन व आराइश हुई तो कुछ लोगों ने उस पर भी एतराज़ लगाया कि जी इतने करोड़ या इतने अरब रुपए खर्च कर दिए। तो तब परवेज़ इलाही साहब जो थे वो स्पीकर थे, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो अरब रुपए हैं ये मैं घर ले गया हूँ, ये यहाँ पर मैं आज बैठा हूँ, कल हूँगा नहीं हूँगा, आपके लॉ मेकर्स ने यहाँ पे आके बैठना है, तो मैं तो नहीं घर लेके गया ना, तो करप्शन तो नहीं है। तो ये इनके लिए जिन्होंने आगे फ्यूचर ने बैठना है, तो ये भी जो है ना ये फ्यूचर ने सर इस्तेमाल करनी है। सर वाह सर, यानी कि आपको इतना ट्रस्ट है हमारे इन लोगों में ब्यूरोक्रेट्स का कि जब ये खैर से रिटायर होंगे और अपनी ज़िंदगी के उस फेज़ में जाएंगे कि और तरह कौम की खिदमत करनी है पोस्ट रिटायरमेंट, तो ये फ़ोन्स आपके ख्याल में दफ्तर में छोड़ के जाएंगी?
सर देखिए, बात ये है कि ये शकूक शुबहात जो है ना कि यहाँ पर कोई शख्स बंदा चीज़ वापस नहीं करता। यहाँ पर ये भी मशहूर है कि जी रिटायरमेंट के बाद भी घर नहीं वापस किए जाते, बड़ी मुश्किल से बड़े सालों बाद लेने पड़ते हैं, गाड़ियाँ वापस नहीं होती। देखिए बात ये है कि मोबाइल फ़ोन जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि 2-3 साल से पुराना मॉडल रखना हमारे ब्यूरोक्रेट्स के सर शायाने शान ही नहीं है, उनको जेब ही नहीं देता। तो वो ये जो है ना सिर्फ फेंक मतलब वापस करके जाएंगे, ये आपके मुंह पे मार के जाएंगे सर। और अगर फर्ज करें ये सर घर ले जाते हैं तो इसमें सर एक एडिड बेनिफिट ये है कि जब इनको नई ज़रूरत होगी तो ये इनके बच्चों को जाएगा फ़ोन, और उन्होंने जाके ये दस्ती मतलब उसी दिन में, एक ही दिन में जाके बेच देना इसको, और कुछ पैसे जोड़ के नया मॉडल लेना है। तो ये फ़ोन किसके पास आएगा उसके बाद? सर आपके मेरे पास आएगा। वाह। और हमारे शानो शान तो है ये फ़ोन, मतलब हम तो सर हम इतने खुद पुराने मॉडल अपने आप को समझते हैं कि पुराने फ़ोनों से हमें कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल सर, हमारे तो है, मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी 512 GB वाला कोई मॉडल किसी मोबाइल का नहीं। सर मैं तो इस चीज़ को पढ़ के मुझे ये पता चला कि अब तो 1 टेराबाइट वाला भी आता है, तो ये ज़रा थोड़ा ज़रा कम किया है। हाँ तो बट सर ऑस्टेरिटी सर अगली दफ़ा सर उन्होंने MBs और GBs की ऑस्टेरिटी की है। वाह सर, जैसे मैंने कहा इसी से ताल्लुक़ रखने वाली 2 और खबरें हमारे पास हैं, तो ये कर लेते हैं कि अब सर पंजाब गवर्नमेंट ने एक और ज़बरदस्त काम कर दिया। GOR1 में सर एक मेस बन रहा है हमारी ब्यूरोक्रेसीज़ के लिए। उसकी अभी तक की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है जितने का वो बनेगा वो है 1 अरब 11 लाख रुपए। और आपको सुन के थोड़ी हैरानगी हुई होगी, लेकिन सर इतना कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है ये भी। सर आप देखें एक मेस होती है ऐसी जगह जहाँ से आपने लेनी होती है न्यूट्रिशन। अब देखें जैसे फ़ोन चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, अब उस पर अंगूठे मारने के लिए आप प्रॉपरली न्यूट्रिशन आपके अंदर होगी तो आप करेंगे। अभी पता नहीं वो बेचारे सर कैसे घर से खाना ला रहे हैं, टिफ़िन आ रहे हैं या फ़ोन हो रहे हैं कि जी हमें फलाना ले आओ, जो कि गंदा खाना होगा शायद, मतलब गंदे से मुराद है मेरा फास्ट फूड क्योंकि ये लोग जो है ना इन्होंने पहुँचना होता है मौके पर। अब मौके पे पहुँचने में आपके पास टाइम नहीं होता कि मैं खाना ऑर्डर करूँ, अच्छा सा बनाऊँ, लगवाऊँ, खाऊँ। ये मेस में जाएंगे, वहाँ ज़बरदस्त तरीन कुजीन जो है मौजूद होगा, न्यूट्रिशन मिल गई, अंगूठे भी चलना शुरू हो जाएंगे, फ़ोन भी अच्छे हैं। तो मुझे सर अगेन समझ नहीं आ रही कि इसमें नेगेटिविटी क्यों इतनी आ रही है। बिल्कुल सर, देखें अगर आप अच्छा स्टैंडर्ड का खाना नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। सबसे पहले आपकी प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी। नुकसान किसका है? आपका मेरा। अगर ब्यूरोक्रेसी प्रोडक्टिव नहीं रहेगी तो नुकसान किसका होगा? इसी तरह अगर वो बीमार पड़ गए तो अगेन प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। दूसरा ये है कि हस्पताल का ख़र्चा हो रहा है, ठीक है, वो भी एक्सचेकर को ही जाना है। तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी न्यूट्रिशन ठीक हो, खाने का स्टैंडर्ड अच्छा हो, ताकि वो बीमार ना पड़ें और वो परफॉर्मेंस अपनी ठीक रखें। सर देखें बचपन में बच्चों को ये कहा जाता है कि आप खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे। तो सर यहाँ ये खाएंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे सर? और देखें ये अभी ये नहीं मैं कह रहा कि छोटे लोग हैं, ये इस एक लेवल पे हैं, अभी और जाना है, अभी आगे की तरफ तरक्की मजीद है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। तो दूसरा इसके अंदर मुझे लग रहा है मैं अगर ये नहीं है तो अगर हमारा कोई शो देख रहा है तो वो सुन के ये इम्प्लीमेंट करें फ़ौरन कि एक इन हाउस रेजिडेंट न्यूट्रिशनिस्ट भी वहाँ हो, जो कि बाकायदा तमाम हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक अमला है उनसे पहले पूछे कि जी आपकी कोई डाइटरी इश्यूज़ हों, क्या पता हो उनको पता हो ना हो, वो निशानदेही कर दें कि यार ये नहीं आपको, मतलब वीगन हो सकता है, कोई लैक्टोस इंटॉलरेंट हो सकता है, किसी को सर प्रोटीन कम है तो उनको ज़्यादा आप दुम्बे खिलाएं। तो सर ये सारी चीज़ें जब पता चल जाएंगी तो फिर आप देखें टेलर मेड किस्म के मील्स भी होंगे। हर महकमे हर इदारे का एक मील हेल्थ डिपार्टमेंट वाले लोगों का एक अलग खाना होगा, एजुकेशन वालों का एक अलग होगा। तो सर इससे देखें ना आप बड़ी वेरिएटेड एक रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और फिर ये होगा सर कि फिर एक और इससे अच्छी बात ये कि ये फ़ोन्स हो गए और ये हो गया, फिर अगर काम नहीं हो रहा ना तो फिर कोई सीनियर जो है वो जाके कह सकते हैं इनको यार कि देखो अब तो ये सब कुछ पूरा आप वो। और सर इससे होगा ये कि जो सुस्त लोग हैं ना वो एयरमार्क हो जाएंगे सर। ये कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल। इसके बाद देखिए ना कि जब न्यूट्रिशनिस्ट खाना बताएगी या बताएंगे कि क्या खाना है, तो उसके बाद वैसा खाना खाने के बाद गनूदगी नहीं होगी। सो अगेन क्या बढ़ रहा है? प्रोडक्टिविटी। फ़ायदा किसका हो रहा है? आपका, मेरा। और सर उसके साथ साथ ही एक और खबर भी कर लेते हैं। जो DC ऑफिस है ये मतलब माल रोड के पास है, उसको ना एक डेस्परेट नीड थी रेनोवेशन की, तो वो सर रेनोवेट करने का एक वो जारी किया गया कि जी फौरी तौर पे नेशनल बैंक को कहा गया जो हेड ऑफिस के ब्रांच मैनेजर यार ये पैसे जारी करो। वो ऑर्डर इतना मज़ेदार था सर कि उन्होंने ना कोई 2 लफ्ज़ नहीं, ज़्यादा नहीं कॉम्प्लिकेट किया, उन्होंने नेशनल बैंक के वहाँ के मैनेजर हो ये पैसे दो। ये बनते हैं कुछ सर 39 करोड़ रुपीज़ जो है लगभग,
जो कि डीसी ऑफिस की बेहतरी के लिए, उसकी रेनोवेशन के लिए ये दिए जाएंगे। आपका कभी इत्तेफाक हो, कभी गए डीसी ऑफिस? मैं भी गया सर, नहीं लगता वहाँ डीसी बैठ रहा है सर। मुझे नहीं लगा वहाँ जाके कि मतलब अच्छा है, ये नहीं मैं कह रहा बुरा है, बट बेहतर हो सर। देखिए जहाँ गुंजाइश हो ना वहाँ फिर आपने कवरेज देनी है इन लोगों को। बिल्कुल सर, देखें आपके सामने ये बड़ा आसान सा टेस्ट है कि कभी जब गरीब पॉलिटिशियन खड़ा होता है इलेक्शन में, और बहुत सारे खड़े होते हैं, मतलब जाहिर है उनकी कोई उस तरह भरपूर पार्टियां नहीं होती, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो आज़ाद हलकों में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, या छोटी मोटी पार्टियां, किसी ने 3 एप्लीकेंट्स फाइल किए हैं, किसी ने 4 किए हैं, वो गरीब होते हैं, वो अमीर, उनको को कभी भी वोट नहीं पड़ता। और उसके पीछे अवाम का जो है बड़ा सादा सा रीज़न होता है कि जो बंदा अपने लिए कुछ नहीं कर सका वो हमारे लिए क्या करेगा। तो इसी तरह से डीसी जो होता है ना, वो मतलब आप प्री पार्टीशन देख लें, मतलब शहर के अंदर उससे ज़्यादा पावरफुल आदमी नहीं होता, कोई नहीं होता, ठीक है। और आपके जो जितने मसाइल हैं, मतलब शहर की हद तक जो मसाइल हैं आपके, वो सीएम से ज़्यादा हल करने की अथॉरिटी उसके पास होती है। तो आप अगर उसके दफ्तर गए हैं और आपको ये फील आ गई है मिले बगैर कि भाई जो अपने लिए ठीक नहीं कर सक रहा मामलात, वो मेरे कैसे ठीक करेगा, तो आप क्या करेंगे? आप मुड़ के आ जाएंगे। सर ये बहुत अच्छी बात है, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग डीसी साहब के पास जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे, और जाहिर है वो मदद करेंगे। सर बिल्कुल। और सर ये इसी तरह है कि लोग कुछ कहते हैं कि डीसी से एक्सेसिबिलिटी नहीं हो सकती, तो आप इस तरह सोचना ही नहीं आपने, ये बड़ी मनफी सोच है। बंदा काम, जिस तरह बंदा काम कर रहा होता है वो दिन में एक सर्टन अमाउंट ऑफ लोगों को मिल सकता है ना, तो आपकी जो एक आदत सी है कि आप हर वक्त जा रहे होते हैं वहाँ पे, आप जाते रहे, आपकी भी बारी आएगी। सर 12 सर ये तमाम तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं हमने अपने शो पे बैठ के हमने अपना ओपिनियन दे दिया कि इसमें हमें कोई इशू नहीं नज़र आ रहा, बाकी आवाम कुछ और सोचती है तो सोचने दें सर, कोई मसले वाली बात नहीं। बार यहाँ जाना हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर जी सिंध चलें? बिल्कुल प्लीज, सिंध चलते हैं। सर सिंध से एक इंतहाई ज़बरदस्त बेहतरीन जो चीज़ है वो हुई है, ख़बर आई इसी सोफ़े पे आपने और मैंने बैठ के ये ख़बर पहले ब्रेक की थी कि सिंध जो है उनका जो सिंध का मुतलका एक्साइज डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है। नंबर प्लेट आपको पता है कि एक गाड़ी की पहचान होती है, और आप हरी नंबर प्लेट देखते हैं तो आप खौफज़दा हो जाते हैं, आप लाल नंबर प्लेट देखते हैं तो आप मज़ीद खौफज़दा हो जाते हैं, पैक हो जाती है। एक गाड़ी ऐसी हो जिसमें नंबर प्लेट हो ही ना, आप वहाँ से मुड़ जाते हैं कि यार एक बंदा इसी दहशत में फिर रहा है कि उसने नंबर प्लेट लगाना नहीं गवारा की, तो हम कौन है, तो हम मुड़ जाते हैं। तो एक नंबर प्लेट की एक दहशत होती है। तो सिंध गवर्नमेंट ने सर ये किया है कि उन्होंने, ये हमने ब्रेक की थी स्टोरी, कि उन्होंने ये बताया कि आप फेवरेट नंबर्स लें, उनकी उसी तरह की जो ऑक्शन बिडिंग जो सब प्रोसीजर है वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें उन्होंने एक चीज़ ऐड कर दी कि ये नंबर प्लेट आपकी, जैसे गाड़ी आपकी मलकियत है, आप उसके ऊपर उसको बेच सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये नंबर प्लेट्स भी जो हैं ये एक गाड़ी से लिंक्ड नहीं रहेंगे ताहयात। ये नंबर प्लेट आप एक गाड़ी से उतरवा के, मतलब वो नंबर जिस गाड़ी पे चढ़ा हुआ है उतरवा के आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता ही है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू होता है कि एक गाड़ी का नंबर जब उस गाड़ी पे लग जाए तो वो सारी ज़िंदगी के लिए उसी गाड़ी के चेसी नंबर से अटैच रहता है। सिंध गवर्नमेंट ने इसके अंदर जिद्दत लाएँ, वो जिद्दत सर बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। इसलिए ये है कि लोग जो हैं अब ज़्यादा खर्चा करेंगे, क्योंकि कहेंगे यार कि मैं जो हर नई गाड़ी के ऊपर नया नंबर लगाना पड़ता है, सीरीज़ भी डिफरेंट होती है, कई दफ़ा नंबर आपको स्पेशल नंबर नहीं मिलता क्योंकि ऑक्शन में बिडिंग की वॉर शुरू हो जाती है। तो इस तरह से सर ये सारे मसले हल होंगे और इसके अंदर मज़ीद इनकम जनरेट हो। बिल्कुल, ये देखिए ना, लोग बहुत इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। उसकी वजह ये है कि आप हर दफ़ा नई सीरीज़ की बिडिंग में बेशक हिस्सा भी ले लो और वो आपको आपका मनपसंद नंबर भी मिल जाए, वो नंबर शायद इतना महंगा भी ना हो, लेकिन वो हो क्या रहा है कि वो सीरीज़ आपकी पुरानी होती जा रही है। ठीक है, इसमें तो अगर आपने अली 1 ले लिया है या सिंध 1 ले लिया है तो वो तो पुराना नहीं हो रहा। वो तो दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको अपनी ही किसी और गाड़ी पे ट्रांसफ़र कर लो, जब आप नया मॉडल ले लो, नई गाड़ी ले लो, या आप ये किसी और को बेच भी सकते हो। ठीक है, जिसमें अगेन आप प्रॉफिट भी बना सकते हो। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि गाड़ी का ट्रांसफ़र होना भी एक बड़ा मुश्किल काम इसीलिए होता है
कि आपने एक गाड़ी बेची जिसने ख़रीदी, अब आप और वो मिल के टाइम तय कर रहे हैं कि कब एक्साइज के दफ्तर इकट्ठे होना है, इकट्ठे बायोमेट्रिक होगा, वो हो सकता है आप इकट्ठे हो जाएं लेकिन बायोमेट्रिक आगे पीछे हो जाए, उस दिन ना चल रहा हो। सो बुनियादी बात ये है कि अमेरिका में तो आप अपनी गाड़ी ख़रीदते हो या बेचते हो, उसी वक्त जैसे ही आपकी डील हो जाती है वो बेचने वाला शख्स पेचकस से अपनी नंबर प्लेट उतार लेता है, आप उसके ऊपर अपनी नंबर प्लेट लगा लेते हो और लैपटॉप से इंटरनेट पर अपडेट कर देते हो कि अब ये गाड़ी मेरे इस पे से उतार दे नंबर प्लेट से। सो इट इज़ एज ईजी एज दैट इन यूएस। खैर, कहने की बात ये है कि कराची ने बहुत ये मतलब सिंध ने ये बहुत अच्छा काम किया है, इससे बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हमारा एक मशवरा था, वो ये है कि अपनी जब एक दफ़ा किसी ने नंबर प्लेट ले ली अपनी गाड़ी पर तो वो चेंज करता रहे। जब उसने किसी और को बेचनी है तो उसमें एक छोटी सी अगर ये कानूनी चीज़ डाल दी जाए कि दोबारा से इसकी बिडिंग होगी। उसकी वजह ये है कि वरना तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी कि आपने मुझे कितने की बेची। दोबारा बिडिंग होगी और उसमें जाहिर है फर्स्ट राइट उस बंदे का है, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल उसका है जो ये अपने दोस्त को देना चाहते हैं कुछ, उसको आप 10, 20, 30% का डिस्काउंट भी दे दें कि अच्छा जी इतने की बिडिंग हुई है, आप इससे 30% कम पे ले लो। लेकिन बिडिंग होनी चाहिए ताकि रियासत को पता हो, सरकार को पता हो, और उस पर भी सरकार का 5-10% मार्जिन हो कि अगर ये किसी और के नाम जा रही है तो फिर हम उसमें से छोटा सा कट फिर से ले सकें। सिंध 9 नंबर जो है वो शायद अभी तक जो ख़बरें आई हैं आई डोंट नो कितनी मुसद्दका है, लेकिन सिंध 9 नंबर 9 करोड़ का गया है, सिंध 1 10 का गया है, सिंध 1 10 का गया है। और अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम जितने पैसे कमाएंगे इस चीज़ से वो सारे के सारे लोगों के इलाज मुआवजे पे खर्च हो। वाह सर, कितनी बड़ी बात है। अब हमारी उम्मीद तो ये है कि बाकी सूबे पंजाब वगैरह के पीछे भी ये भी इस चीज़ को अपनाएं और यहाँ पे भी ये चीज़ करें ताकि लोग इस चीज़। और ये सर मैं आपको एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कह सकता हूँ कि ये स्कीम जितनी पंजाब में हिट होएगी ना उतनी और किसी सूबे में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ तो ये स्कीम ना होते हुए भी बंदा एक शख्स जो है उसकी आधी टेंशन होती है गाड़ी खरीदना, आधी टेंशन होती है यार इसमें मैंने अपना नंबर लगवाना है। बिल्कुल सर, पंजाब में लोग भी ज़्यादा हैं, पंजाब में लोगों के पास पैसा भी शायद ज़्यादा है मतलब और शायद दिखावा भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये ज़रूर होना चाहिए। मुझे तो सिंध से भी यही मसला है और अभी पंजाब ने तो ये किया ही नहीं कि ये ख्याल इनको 70 साल बाद क्यों आया है, ये तो आज से 50 साल पहले कर देना चाहिए, हो जाना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपको, ये तो पूरे सिंध की खबर थी, मैं आपको कराची से एक और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि रीजेंट प्लाज़ा एक बहुत बड़ा होटल है कराची का, बड़ा मशहूर है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है SIUT के नाम पर, और पूरे उसके तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 400 कमरे हैं, वो पूरा SIUT अस्पताल बन रहा है। सर कितनी बड़ी बात है। और सर आप देखें ये जो हमारे SIUT बेसिकली डील करता है किडनी ट्रांसप्लांट और बाकी इस किस्म की यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांट के, तो इसकी कितनी ज़रूरत है इस मुल्क में, स्पेशली कि आप देखें कि हमारे साथ क्या हुआ। हमारा भी हमने बनाया था सर PKLI, वो पॉलिटिसाइज हो गया, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आ गया, उसके अंदर इतनी चीज़ें हो गई, लेकिन वो एक लैंडमार्क किस्म का अस्पताल था तमाम मुल्क के लिए इस किस्म की चीज़ों के लिए, लेकिन हम उसको नहीं संभाल ही नहीं पाए, बस वो पॉलिटिसाइज हो गया सर। उसके अंदर मसले आपको याद होगा साकिब निसार साहब का दौर था, बड़ी चीज़ें हुई थी। अब वो कभी अपने पैरों पे उस तरह खड़ा ही नहीं हो सका। अभी भी वो एक अस्पताल उस अच्छी नौयत का है, ठीक है, लेकिन जो इसकी विजन थी ना उस पर नहीं उतर पाए। SIUT ऑन दी अदर हैंड जो, क्योंकि वो एक सरकारी नहीं है, वो मेरे ख्याल नीम सरकारी है शायद, तो उसको ये चीज़ मिली है क्योंकि ज़ाहिर है वो अच्छा काम कर रहे हैं, इससे बेहतर तो बहुत ही मुस्बत चीज़ है। बिल्कुल। इसमें से सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो ज़ाहिर है अदीब रिजवी साहब का ही अदा करना चाहिए, उसके बाद शबर जजीज साहब ने भी इसमें रोल प्ले किया है, बोर्ड पे हैं। बिल्कुल। इसी तरह जो बेसिकली SIUT का जो अमेरिका का इदारा है, चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इमदाद उन्होंने की है। और फिर इसमें मैं यहाँ पर नाम नहीं लेता क्योंकि हम मतलब उस पर शो बैठे हैं, लेकिन 2 प्राइवेट बैंक्स जिन्होंने ये लीज़ जितने पैसे कम थे उनकी दी है, उनकी भी तारीफ़ करना बनता है, और आखिर में ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट। हाँ सर, और बाकी सर मैं ये कहना चाहूँगा बल्कि तमाम ऑडियंस को और आपको भी कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरी बड़ी देर से चल रही है कि एक ऐसा शख्स हम शो पे बुलाएं जो हमें ट्रांसप्लांट्स के ऊपर ना नॉलेज थोड़ी दे, क्योंकि इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है, मुझे भी रहती है,
आए दिन ये आई थिंक रूटा है या हूटा पता नहीं क्या होता है, बड़ी इसके अंदर मसले मसाइल हैं। ये हम ना कोशिश करेंगे कि आने वाले चंद हफ्तों के अंदर एक ऐसा शख्स बुलाएं शो के ऊपर जिसके ऊपर हम बाकायदा डिस्कस करेंगे SIUT का क्या रोल है, PKLI का क्या रोल है, और ट्रांसप्लांट कराना इस मुल्क में इतना मुश्किल क्यों है। सर ये हो गया, आगे चलते हैं सर प्लीज़। सर हम सिंध पंजाब से भी बात कर ली, हमने सिंध की भी कर ली, तो हम फेडरल चलते हैं, इस्लामाबाद चले चलते हैं। वाह। तो सर आपको पता है तमाम बड़े शहरों के अंदर और बाकी भी शहरों में इतने बड़े नहीं हैं, उनके अंदर एक कंट्री क्लब का एक रुझान है। लाहौर में तो खैर से 3-4 हैं, अब कराची में भी 3-4 हैं, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद क्लब है। और इस्लामाबाद क्लब के हवाले से हमें एक खबर हमारे एक रूल जो उनका एक बाय लॉज का उनका एक कानून है, तो वो कहता ये कि आपकी अगर 2 शादियाँ हुई हुई हैं तो जो आपकी दूसरी बीवी हैं उनको क्लब यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। तो इसकी एक तो मतलब अगेन सलीम मांडीवाला साहब हैं जिन्होंने इसको ज़रा टेकअप किया, और वो कहते हैं ये किस किस्म का कानून है, ये किसी और निजी क्लब में इस तरह होता नहीं है, तो इसको आप थोड़ी सी इसके ऊपर कानून साजी करके फ़ैसला करें कि इसको आया होना क्या चाहिए। तो सर इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मतलब आपको पता है कि हमने कभी कभार हम जिक्र करते होते इस मौजू पे गुफ्तगू कर लेते होते हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद क्लब ने तो इसको थोड़ा आगे ले गए। हाँ जी, मेरा ये ख्याल है कि तकरीबन तमाम क्लब्स में ही ऐसे होता है, लेकिन इस इशू को सलीम मांडवीवाला साहब ने टेकअप कर लिया है। ज़ाहिर है बहुत ही ये मेजर इशू है, इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है इस चीज़ पर क्लैरिटी की। और मेरा ख्याल है कि इसमें यह मसला नहीं होता कि पहली को इजाज़त है या दूसरी को इजाज़त है, लेकिन एक बीवी डिक्लेयर करते हो क्लब के कागजात में उनको इजाज़त होती है। सो उनका भी इस पे और भी लोगों ने काफ़ी अपना कंट्रीब्यूट किया है जब से ये मसला शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि जब इजाज़त है मुल्क में एक से ज़्यादा शादियां करने की, तो फिर सबको क्लब यूज़ करने की इजाज़त क्यों नहीं है। तो उसकी एक बुनियादी वजह, मतलब खैर आई कांट स्पीक वो क्लब के बिहाफ पे, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है वो तो घबराते होंगे कि अगर वहाँ पे कोई सीन ना क्रिएट हो कि 2 बेगमात अगर एक वक्त में आ गई हैं तो सीन क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, तो उन्होंने शायद इस वजह से ये पाबंदी रखी हो। लेकिन इसका मुझे कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे ख्याल में इस इशू को जितना मर्ज़ी टेकअप कर लिया जाए, वहाँ के जो मतलब क्लब के जो मेंबर्स हैं वो यही चाहेंगे कि एक वक्त में 2 बीवियाँ ना आ सकें, तो ये मेरे ख्याल में कानून ऐसे ही रहेगा। सर बाकी देखिए क्लब्स जो होते हैं ना उनका एक अपने बायलॉज होते हैं, अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ ड्रेस कोड की हद तक होती हैं। एक कुछ क्लब्स जैसे इस्लामाबाद क्लब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बड़ा इशू, बड़ी दफ़ा हुआ इशू, लेकिन वो नहीं करते कि उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है इस्लामाबाद क्लब में जिस पे लिखा हुआ है नो मेड्स बियॉन्ड दिस पॉइंट। बच्चे होते हैं, कुछ लोग मेड रखते हैं उनके साथ उनकी अपनी सहूलत के लिए, तो इस्लामाबाद क्लब में तो पाबंदी है, अगर आपने बच्चों के साथ आना है तो आप खुद लेकर आएँ, और जिसके मैं एक हद तक हक में भी हूँ, लेकिन फिर आप शायद डिस्क्रिमिनेट भी कर रहे हैं कोई। इसमें ये बड़ा मसला इस्लामाबाद क्लब में बड़ी देर से चल रहा है, ये यहाँ के भी कुछ क्लब्स में ये इशू है। और कुछ तो सर क्लब जिस किस्म के उनमें बच्चे ही पाबंदी है, सॉरी, कि बच्चे एक सर्टन एज से पहले आ ही नहीं सकते क्लब में कुछ भी करने के लिए, मतलब वो चाहे उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों, खाना पीना हो, ये वो बच्चों को इजाज़त ही नहीं होती आने की। तो ये ठीक है सर, ये उनके अब देखिए लोग समझते हैं कि ये गलत तासुर है कि ये जो क्लब्स हैं ना ये किसी सरकारी मैकेनिज़्म के तहत चलते हैं या कुछ सरकार इनको रेगुलेट करती है। ये सेल्फ रेगुलेटेड होती है, और सेल्फ रेगुलेट भी किस तरह होते हैं कि इनके अपने ही मेंबर्स की अमूमन एक बॉडी होती है जो कि अपने कवानीन जो है वो या तो अमेंड करते हैं, नए बनाते हैं, या वही रखते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों को पीनलाइज करते हैं। सो ये ऐसे नहीं है कि इसके अंदर भी कोई पंजाब असेंबली में डिबेट होती है जी कि इसके अंदर क्या होना और क्या नहीं होना। हाँ, आप एक क्लब के बाय लॉ को चैलेंज कर सकते हैं, अदालत केस तो किसी चीज़ पे भी कर सकते हैं आप, वो माजी में हमने देखा भी लोग करते हैं, बट वैसे ये क्लब की डिस्क्रेशन होती है कि आपने अपना क्लब कैसे चलाना। बिल्कुल। सो वही मैं कह रहा था कि मेंबर्स तो ये कभी नहीं चाहेंगे सलीम मांडवी साहब वाला के अलावा कि ऐसा कुछ हो, लेकिन इसका एक इलाज शायद निकल सकता है, और वो ये है कि आप जब चाहें वो बीवी जिसकी क्लब में एंट्री की इजाज़त है वो बदल लें, कि आप कहें कि जी इस साल मेरी ये वाली बीवी आ सकती है और अगले साल ये वाली और उससे अगले साल वो वाली। हाँ, तो ये किया जा सकता है। या अगर आप एक मूडी बंदे हैं तो आप इसको रख लें वीकली या मंथली, कि जी जनवरी में वो हैं और फरवरी में वो हैं, तो इससे भी मसले हल हो सकते हैं। हाँ, इसका फिर ये क्लब ये लिख दे कि जी इस क्लब की हद तक तो आप ये कर लें, लेकिन उसके बाद
आपकी घर पे घरेलू ज़िंदगी के जो मामलात आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ पैदा होंगी, उनके बायस आपने क्लब में आके को हल्ला गुल्ला नहीं करना फिर, क्योंकि सर ज़ाहिर है इससे कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो ज़िंदगी में बहुत बढ़ जाएंगी। सर कॉम्प्लेक्सिटी तो उसी दिन आ गई ना जब एक से ज़्यादा बीवियां हो गई तो उनसे तो फिर बचा जा ही नहीं सकता। तो ये तो अगेन हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम करने के मशवरे दे रहे हैं। सर बिल्कुल सर, बेहतरीन है। बाकी इसको देखते रहेंगे, इस पर कुछ कुछ होता है नहीं होता। और बाकी सर ये जो निजी क्लब्स होते हैं ना, इनका एक और भी चीज़ होती है कि लोग ना बड़ा लुक डाउन अपॉन भी करते हैं कुछ एक तरीके से। लेकिन देखिए जिधर आपके पास ना एक सेंस ऑफ कम्युनिटी ना हो, एक ऐसे हमारे शहर जो है हमारी उनकी बनावट ही ऐसे नहीं है, मतलब सेंस ऑफ कम्युनिटी गाड़ी में बैठ के तो नहीं आ सकती। वो हो सकती है कि आप इकट्ठे वॉक करते हो कहीं, मतलब वॉकिंग कल्चर हो कहीं पे। यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कौन सा शहर है जहाँ पे आप वैसे चल सकते हैं। तो उसलिए क्लब्स जो हैं वो एक ज़रूरी चीज़ है, लोग कम्युनिटी इंटरेक्ट करते हैं। वो बाकी अफोर्डेबिलिटी एक अलग सवाल है, वो तो हर चीज़ की अपनी अफोर्डेबिलिटी। बाहर सर यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ज़रा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बात करनी चाहिए। एक लाहौर के अंदर तो ये डेफिनेटली कहा जाएगा बहुत लोगों का के लिए बहुत बड़ी सहूलत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और अगर किसी को लगता है कि ये वैसे ही चल पड़ती हैं टाइम पे और ये इधर से उधर खुद ब खुद पहुँच जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है सबकी। इसके पीछे एक बाकायदा स्टाफ होता है, इंतज़ामिया होता है। मैं ड्राइवर्स की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्टेशन पे होते हैं, जो अगेन मेंटेनेंस होती है इन बसों की, इन ट्रेन्स की, आगे पीछे सब। तो ये सारा बड़ा एक अमला होता है जिनकी ये जिम्मेदारियाँ होती हैं ताकि आप अपनी एक जगह से दूसरी जगह वक्त से पहुँचें। और ये पाकिस्तान ऑब्वियसली की हद तक बात नहीं, दुनिया भर में ये एक होता है। तो खबर सर हमारे हाथ लगी जो बड़ी अफसोसनाक थी, वो ये थी कि सर तनख्वाह ना मिलने पर मुलाजमीन का एहतजाज, मेट्रो सर्विस घंटा मुअत्तल रही। अब सर देखें टीचर्स की हद तक हमें ये बात पता है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है उनका भी मुतालबा बड़ी देर से रहा है। और आप काफ़ी जो बड़ी इंडस्ट्री है इस मुल्क की, उसमें अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो तनख्वाह ना देने का एक जो अजीब व गरीब रुझान जो है ये बन चुका है, ये बड़ा गलत है। अब देखें आप प्राइवेट सेक्टर को छोड़ देते हैं, पब्लिक सेक्टर सर्विस में जब आप दाखिल हो जाएं तो सर मुझे बताएं आपको कितने लोगों ने कहा होगा कि अगर आप एक इन्फ्लुएंशियल बंदे को जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, मुझे बड़े लोग कहते हैं कि यार अगर मेरे फलाने भतीजे की या किसी की पक्की नौकरी हो जाए ना तो उसकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। मतलब ना तनख्वाह का रौला, पेंशन लग जाएगी, एक सिस्टम जो है। लोग बड़ी कवट करते हैं सरकारी नौकरियाँ, ये भी सरकारी नौकरी की ज़ुमरे में आती है। लेकिन अब बहुत सारे इदारों से खबर आने चुकी है, बशमूल ये हमारे मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन आई थिंक, कि वहाँ तनख्वाह नहीं मिलती। ये कितनी अजीब सी बात है। जी बिल्कुल, इनकी 2 महीने की तनख्वाह जो है वो लेट है। और ये शायद उस तरह से सरकारी पेंशन वाली नौकरियां तो नहीं हैं, लेकिन बहरहाल मतलब चाहे थर्ड पार्टी के थ्रू ही क्यों ना इंगेज किया हो, सरकार ने पैसे देने हैं। जी पैसे तो सरकार ने देने, पैसे सरकार ने देने हैं। आपने जिन चीज़ों का, जिन फील्ड्स का जिक्र किया उसमें आप जो सफाई के काम से मुंसलिक हैं, तकरीबन हर साल हम उन पे भी शो करते हैं कि उनकी भी तनख्वाह लेट होती है। और वैसे तो उनकी तनख्वाह रेगुलरली लेट होती है, लेकिन हम लोग अमूमन शो करते हैं दिसंबर के महीने में। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है। प्राइवेट सेक्टर का भी इसी तरह का हाल है, मतलब हर जगह पर टाइम पर सैलरी नहीं मिलती। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मतलब अगेन यहाँ पर हालांकि ये कोई अच्छी थ्रेट है नहीं, लेकिन कोई शरीफ आदमी क्या ही थ्रेट दे सकता है कि यार मैं अदालत चला जाऊंगा, और वो प्राइवेट सेक्टर को ही कह सकता है ना। वो अदालत जाएगा तो किससे मदद लेगा? हुकूमत से मदद लेगा ना। तो अगर हुकूमत ही नहीं पैसे दे रही तो आप तो इनको कोई थ्रेट भी नहीं कर सकते। आप क्या कहोगे हुकूमत को? बहुत ही अनफॉर्चुनेट। सर एक तो ये, दूसरा है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में एक फ़र्क भी है ना, कि प्राइवेट सेक्टर में जो मालिक है, सेठ है, वो एक बात कर सकता है कि एम्प्लॉई जो है उसको तनख्वाह नहीं दी या लेट थी, और उसके पीछे कुछ अगर वो कीमती बंदा है ना उस इदारे का, और जो प्रोडक्टिविटी लाता है और जो मैनेज करता है लोगों को, उनसे प्रोडक्टिविटी खींच के लाता है, उसकी तनख्वाह लेट नहीं होती। और अगर उसकी हो भी जाए ना तो मालिक सेठ उसको खुद कॉम्पनसेट करता है कि किसी तरह। लेकिन उसमें एक ऑल्टरनेटिव भी होता है कि वो क्यों नहीं देता। वो कहता है यार कि तुम्हारी जो काम है वो इनएफिशिएंट है, तुम काम ठीक नहीं कर रहे, गलत किया है, सुस्त हो, टाइम पे नहीं आती है ना, ये तुम्हारी तनख्वाह पकड़ो और चले जाओ यहाँ से। ये सहूलत जो है ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में है। पब्लिक सेक्टर में ये सहूलत भी आपके पास मुकम्मल तौर पे नहीं है।
मतलब एक तो सिर्फ टू फोल्ड है, एक तो एक शख्स छोड़ना भी नहीं चाहता क्योंकि जैसे मैंने कहा पकड़ी नौकरी है नंबर 1, और दूसरा एक पब्लिक सेक्टर के अंदर इस तरह से निकालना को इतना आसान भी नहीं है अगर आप सीनियर लेवल पे हो। तो ये वाली जो बात है ना सर कि प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों में ये चीज़ हो रही है, ये मेरे लिए इसलिए और बहुत हैरानकुन है कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है कि यार एक बंदे ने इतने घंटे काम किया, उसको इतने पैसे देने, अच्छा काम किया तो पैसे पूरे मिलेंगे, उसके ऊपर बोनस मिल जाएगा, अगर बुरा काम किया नौकरी से निकाल दो। पब्लिक सेक्टर की तो समझ ही नहीं आती सर, क्योंकि ये एलोकेटेड बजट्स होते हैं। इसमें कैसे हो सकता है कि यार आपने कैलकुलेशन गलत कर दी कि या आपने ज़्यादा भर्ती कर ली है या आपने उनकी तनख्वाहों के पैसे उठा के किसी और को दे दिए हैं। जैसे कल परसों हम लास्ट वीक रादर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे वासा ने लेस्को का बिल नहीं दिया हुआ, ये कैसे हो सकता है? ये सर मेरी समझ से बाहर है सारा। ये असल में ना, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब तो निचले लेवल पर जो है ना बहुत एक और ज़्यादती भी हो रही है कि ये सब डायरेक्टली लोग हायर भी गवर्नमेंट नहीं करती। सो एक थर्ड पार्टी होती है, सो इनको यही पता है कि ये प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन ये जब अपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको हायर किया है जब उसके पास जाते हैं, जाके कहते हैं कि जी हमारी तनख्वाह किधर है, तो इनको ये जवाब मिलता है कि जी वो तो सरकार ने देनी है, हमने तो देनी नहीं है और हमें उन्होंने दिए और हमें उन्होंने पैसे दिए। ये बात गलत भी हो सकती है, शायद उन्होंने लेके खर्च दिए हों, कुछ भी हो सकता है। सो ये बहुत बड़ा मसला है। आजकल आप ये देखें कि पिछले साल 35% इन्फ्लेशन थी, इस साल 20-25% तो थी पहले क्वार्टर में, अब कह रहे हैं कि बदतदरीज कम हो रही है, शायद 17% हो गई है, और इनका ये ख्याल है कि इस साल के एंड तक 12% हो जाएगी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमती हल्के जब भी इस तरह का फिगर देते हैं ना, वो तासुर ये देते हैं कि चीज़ें सस्ती होनी शुरू हो गई। देखिए इन्फ्लेशन तो 35% से 12% पे आ गई। देखिए इन्फ्लेशन 12% का मतलब है कि अभी भी इन्फ्लेशन हो रही है, पहले 35% पे हो रही थी, अब 12%। चीज़ें अभी भी महंगी हो रही हैं, सस्ती नहीं हो रही। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी इन्फ्लेशन पहले हो रही थी अब उतनी नहीं हो रही, लेकिन क्या लोगों की रेज उस हिसाब से लग रही है? अगर रेज भी उस हिसाब से नहीं लग रही तो वो डेफिसिट में तो ऑलरेडी है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो तो ऑलरेडी बिल्कुल ख़राब हो चुका है, लेकिन अब अगर उसके पास तनख्वाह ही नहीं है क्या करेगा बेचारा? सर बड़े ये संजीदा मामलात हैं, इनके ऊपर गौर करना चाहिए। हम तो बोलते ही रहेंगे, हमेशा बोलेंगे, इसके ऊपर कुछ एक्शन होए और कोई बेहतरी आए तो दैट इज़ व्हाट एवरीबडी वांट्स। 12 सर हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।